हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया ही होंगे। मैं पंकज राजपूत, आपका बायोलॉजी मेंटर, आपके अपने फेवरेट एक्सपी क्लासेस चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में कंप्लीट किया था ब्लड ग्रुपिंग, आपको वहां पर पूरी ब्लड ग्रुपिंग बहुत अच्छे से कराई गई। उस लेक्चर को करने के बाद आपका कभी भी कोई डाउट नहीं रह जाएगा ब्लड ग्रुपिंग में, आपके एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो इस लेक्चर पे आने से पहले आपको अपना क्या ब्लड ग्रुपिंग बहुत अच्छे से कर लेना। ऐसा नहीं कि आप सोचोगे सिलेबस में है ही नहीं है, वो सिलेबस में है, थोड़ा थोड़ा कट कट के कर दिया गया हर चैप्टर में। जैसे अपना क्या ह्यूमन रिप्रोडक्शन में थोड़ा बहुत ब्लड होगा या आगे के चैप्टर में, तो हमने क्या किया उस पूरे ब्लड ग्रुपिंग को उठा करके वहां कंप्लीट करा दिया। अपना जितना जेनेटिक्स में था उतना करा दिया, इसके अलावा और भी जितना ब्लड ग्रुपिंग था पूरा करा दिया। तो उससे क्या होगा, आपका नॉलेज इंक्रीज होगा। थोड़ा हल्का सा बड़ा लेक्चर होगा लेकिन उसमें क्या पूरा क्लियर कराएगा आपको, एक एक कॉन्सेप्ट और एक एक टॉपिक कवर कर लिया गया। तो हमें क्या करना, ब्लड ग्रुपिंग सबसे पहले कंप्लीट करना। उसके बाद आनी है हमें कहां पर, अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। अब वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत था वो किसने दिया था ये बताएंगे आपको, इसमें क्या था ये भी बताएंगे। ये दिया था अपना सटन तथा बोवेरी ने। तो अब इसमें क्या हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें हम देखेंगे क्या था अपना वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत कि सन 1902 में सटन तथा बोमेरिन। अब इसको कोई बोमेरी भी पढ़ता है या बोवेरी भी पढ़ता, आप बोवेरी भी इसे पढ़ सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है इसको, बोवेरी। ठीक है, इतना क्लियर है। ने दिया जिन्होंने बताया कि कारक जो अपने जीन होते हैं का जो व्यवहार होता है वो क्या होता है, गुणसूत्र के समान होता है। किसके समान होता है, अपने गुणसूत्र के समान होता है। और इसका प्रायोगिक सत्यापन या जो एक्सपेरिमेंटल जो प्रयोग दिया था वो किसने दिया था, टीएच मॉर्गन ने दिया था। किसने दिया था, टीएच मॉर्गन ने। और इन्होंने ये जो अपना सत्यापन या एक्सपेरिमेंट किया था ये किस पर किया था, फ्रूट फ्लाई। किस पर किया था, अपना फ्रूट फ्लाई पर किया था। ठीक है, अब इसमें देखते हैं लक्षणों की वंशागति पर किया गया कार्य। जो लक्षणों की वंशागति पर कार्य किया था वो मेंडल ने 1865 में किया था, वो सॉरी 1863 में कंप्लीट कर लिया था और 1865 में उन्हें प्रकाशित कर दिया था। 1865 में प्रकाशित हो चुका था, परंतु कई कारणों से 1900 तक यह कार्य अज्ञात रहा। आपको थोड़ा बहुत हम पहले बता भी चुके हैं कि जो उनका कार्य थे मेंडल के वो अज्ञात क्यों रहे थे, या मान लो ना न्याय, मतलब न्याय से मतलब यही था कि उनके कार्यों को कोई पहचान नहीं मिली थी, वो कर चुके थे सब, बस कुछ कारण थे जिनकी वजह से मतलब उन्हें उनके जो प्रयोग थे उन्हें जाना नहीं गया। आज हम देखेंगे वो कौन कौन से कारक थे या किसकी वजह से उन्हें जाना नहीं गया। तो हम अपने आगे की लाइन पर पहुंचते हैं। तो यहां देखते हैं मेंडल के नियम के असफल होने के कारण, जो मेंडल के नियम दिए थे वो असफल क्यों हो गए थे। असफल से मतलब ये था कि उस टाइम पर लोगों की नजरों में क्यों नहीं आए, और क्या था कि इतनी ज्यादा तो उस टाइम पर विज्ञान में बहुत ज्यादा खोज हुई नहीं थी कि माइक्रोस्कोप वगैरह हो या सेल की जो स्टडी हुई हो कोशिका की वो हो चुकी हो। तो इससे क्या था, मेंडल को जितना कुछ उस टाइम पर पता था उसके हिसाब से उसने आगे का बहुत कुछ हमें क्या कह जानकारी में दिया था। तो हमें क्या देखना है यहाँ पर कि मेंडल का जो अपने उसके जो नियम थे वो किस वजह से असफल हो गए थे। तो हमें देखना है इसमें सबसे पहले, आजकल की तरह उन दिनों संचार की सुविधा अच्छी नहीं थी। मतलब ये था कि जो उसने एक्सपेरिमेंट मतलब पर किए थे अपने, उनको वो ज्यादा लोगों तक पहुंचा नहीं पाया। लोगों तक पहुंचाने का मतलब ये कि उस टाइम पर ना तो अखबार वगैरह चलते थे, ना टेलीविजन वगैरह, या ना ही कोई किसी प्रकार की सोशल मीडिया थी कि उसके जो प्रयोग थे बहुत आसानी से क्या हो सके, डिस्ट्रीब्यूट हो सके। ठीक है, तो ये क्या था, संचार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, इस वजह से उसके कार्य को क्या प्रचार मिल नहीं पाया था, एडवर्टाइजमेंट हो नहीं पाई थी उसके कार्यों की। अब क्या होता है, आज के जमाने में तो बहुत जल्दी एडवर्टाइजमेंट हो जाती है, कोई भी चीज हो तुरंत वीडियो बनाओ वायरल कर दो। ठीक है, ऐसी अपनी वीडियो वायरल करा दो। उस समय के जीव वैज्ञानिकों को मेंडल का जो जैव घटना के स्पष्टीकरण के लिए अपनाया गया गणित आधार रास्ता बिल्कुल नया और कई जीव वैज्ञानिकों द्वारा क्या था, अस्वीकार था। जो पहले के जो जीव वैज्ञानिक थे उनका ये मानना ही नहीं था कि विज्ञान में या अपनी जो जीव विज्ञान है उसमें गणित का कोई रोल हो भी सकता। इसलिए जब उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट किए थे वो गणितीय फॉर्म में थे, क्योंकि उन्होंने एक जनरेशन जो दूसरी जनरेशन दिखाने के लिए उन्होंने एक रेशियो का अनुपात यूज किया था। तो ये सब उनके लिए क्या था, एक नया था। जो उस टाइम के जो वैज्ञानिक थे तो उन्हें ये लगा कि जीव विज्ञान में गणित कहां से आई, तो उन्होंने इस चक्कर में से ध्यान नहीं दिया, उन्हें लगा कोई बकवास फालतू की। तो इस चक्कर में उनकी जो एक्सपेरिमेंट थे उन पर कोई खास ध्यान नहीं दिया। किसकी वजह से, गणित का जो उन्होंने रेशियो यूज की थी, या मान लीजिए गणित वगैरह जो उन्होंने यूज की थी वो सबके लिए के हिसाब से नई थी। क्यों, क्योंकि उस टाइम के वैज्ञानिक ये मानते थे कि जो जीव विज्ञान है या जंतु विज्ञान है वो जंतुओं से रिलेटेड होगी, उसमें गणित कहां से आएगी। इस चक्कर में उन व्यक्तियों ने या उस टाइम के जो साइंटिस्ट थे उन्होंने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया।
पहला रीजन क्या था, संचार की सुविधा उपलब्ध नहीं थी, और दूसरा रीजन क्या था, उन्होंने क्या किया था, मैथमेटिकल यूज किए थे अपने एक्सपेरिमेंट में, या गणितीय यूज या गणितीय उपाय यूज किए थे। इसके बाद देखते हैं हम, अंत में भले ही मेंडल का कार्य यह इंगित करता था कि कारक या जीन असतत इकाइयां होती हैं, फिर भी वह इनकी उपस्थिति का भौतिक प्रमाण नहीं दे पाए, ना यह बता सके कि वे किस पदार्थ की बनी होती। अब इस वाली लाइन को आपको बहुत अच्छे से समझना। इसमें क्या था कि मेंडल ने यह तो बता दिया था कि जो कैरेक्टर होते हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी वेरी करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जाते हैं, लेकिन वो ये बताने में असफल था कि ये लक्षण किसके माध्यम से जाते हैं। अब यहां पर आपको एक लाइन दिख रही होगी, असतत इकाइयां। असतत इकाइयां का मतलब होता है कि डिस्क्रीट, उनको अंग्रेजी में बोलते हैं हम क्या, डिस्क्रीट यूनिट, मतलब एक दूसरे से अलग होकर के या अलग अलग। आपको भी पता है कि जो जीन होता है, जब गैमेट बनाते हैं तो क्या होता है, जीन या क्रोमोसोम क्या होते हैं, पूरी तरीके से एक दूसरे से क्या होते हैं, स्वतंत्र अलग हो जाती है, स्वतंत्र रूप से अलग हो जाती है। ये बताया था उसने। तो ये उसे पता नहीं था कि मतलब ये अलग क्यों होते हैं, मतलब किस कारक, उसने बस कारक बता दिया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि गुणसूत्र के ऊपर ही कारक उपस्थित होता। तो गुणसूत्र अलग होते हैं तो वो कारक अलग हो जाते हैं, और कारक अलग होते हैं तो जो लक्षण होते हैं वो भी अलग हो जाते हैं। इतना क्लियर है। उसका कोई एक फिजिकल प्रूफ नहीं था इसके पास कि देखिए आप, ये जैसे गुणसूत्र अलग हो रहा और गुणसूत्र के ऊपर ही वो जीन या कारक उपस्थित है, इस चक्कर में ये कारक या जीन भी अलग हो रहे। क्यों? उस टाइम पर गुणसूत्र ही नहीं पता था। जब गुणसूत्र नहीं पता था और गुणसूत्र के अलावा ये भी नहीं पता था कि जो जीन होते हैं वो गुणसूत्र के पर उपस्थित होते हैं, इस चक्कर में वो अलग हो जाते। तो ये सब क्या था, उसके पास कोई फिजिकल प्रूफ नहीं था, और इसे ये भी पता नहीं था कि जो कारक होता वो किस चीज का बना होता, प्रोटीन वगैरह का बना होता है या डीएनए आरएनए किस चीज का बना होता है, ये उसे कुछ पता नहीं था। बस उसे ये पता था कि कोई तो एक चीज है जो कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी ले जा रही, जैसे उसने कारक नाम दे दिया था। इतना क्लियर है। जब बाद में गुणसूत्रों की खोज हुई तो इसको बताया कि कोई इसके पास एक प्रॉपर प्रूफ नहीं था, इस चक्कर में किसी ने ध्यान नहीं दिया, उन्हें लग रहा कि ऐसे फालतू बड़बड़ा रहा, और ये तो उन्होंने किसी ने ध्यान ही नहीं दिया उसके ऊपर। इसके बाद देखते हैं, मेंडल लगातार होने वाली विभिन्नताओं को समझा नहीं पा रहे थे। मतलब क्या था कि जैसे आपको बताया गया कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या होते हैं, लक्षण कैरी करते हैं या लक्षण जाते हैं। इसके अलावा जो माता पिता से लक्षण बच्चों में जाते हैं वो पूरे लक्षण समान नहीं जाते, कुछ लक्षण क्या होते हैं, भिन्न होते हैं। तो जो वो भिन्नता आ रही है वो किस वजह से आ रही, तो आपको भी पता है, आपने कोशिका विभाजन वाला अध्याय पढ़ा होगा। तो जो वो विभिन्नता आती है वो क्या होती है, अर्धसूत्री विभाजन के दौरान आपने क्रॉसिंग ओवर पढ़ा होगा। क्रॉसिंग ओवर की वजह से क्या हो जाती है, वो विभिन्नता आ जाती है। तो ये सब भी नहीं बता पाया था। क्यों? रीजन वही था कि उस टाइम पर ना तो माइक्रोस्कोप था, माइक्रोस्कोप नहीं था, और इसके अलावा उस टाइम पर कोशिका का कोई गहन अध्ययन नहीं हुआ था, और गहन अध्ययन ना होने की वजह से ना तो कोशिका विभाजन पता था उसे, ना ही गुणसूत्री विभाजन पता था। ये सब कुछ उसे चीजें पता ही नहीं थी। बस उसे इतना पता था कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी लक्षण जाते हैं, और जो लक्षण जाते हैं वो क्या होते हैं, पूरी तरीके से समान नहीं होते अपने माता पिता की, थोड़ा बहुत लक्षण क्या होते हैं, भिन्न हो जाते। इतना उसने बताया था, लेकिन इन सब चीजों का उसके पास कोई भी फिजिकल प्रूफ या भौतिक प्रमाण नहीं था। अब इसमें देखते हैं मेंडल के परिणामों की पुनः खोज। अब पुनः खोज मान लीजिए, या ये मान लीजिए कि जैसे मान लीजिए मेंडल के प्रयोग तो लिखे रखे थे, एक्सपेरिमेंट उसने किया था, उनको दस्तावेजों के रूप में रखे थे। अब इसके बाद सब साइंटिस्ट आए और वो उसी हिसाब से, जैसे आपसे मेंडल प्रयोग कर रहा था, तो जब उन्होंने प्रयोग किए तो उन्होंने देखा कि ये सब काम तो मेंडल भैया पहले कर चुके हैं, जो काम वो अब कर रहे हैं वो ये काम तो मेंडल भैया पहले कर चुके हैं। फिर उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट को वहां देखा तो उन्होंने समझा कि ये चीज पहले हो चुकी है। तो इस हिसाब से क्या था, वो खोज तो पहले हो चुकी थी, पुनः खोज नहीं होती। बस उनकी खोजों को या उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिए थे उनको आगे लाया गया, सबके सामने रखा गया कि लो भैया ये काम तो अपने मेंडल भैया कर चुके हैं। इतना क्लियर था। तो इसी वजह से उन्हें क्या बोला था, पुनः खोज। खोज हो चुकी थी, मतलब ये था उन्हें पहचान मिलना बाकी थी। तो वो पहचान मिली थी कब, उन्हें 1900 ईस्वी में। और वो तीन महान भाव थे या तीन महान व्यक्ति थे, वो कौन कौन से थे अपने, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोन्स और शेरबाक। ये जो तीन साइंटिस्ट थे, इन्होंने अपने किसको, मेंडल भैया को न्याय दिलाने का काम किया था। ये बहुत अच्छे साइंटिस्ट थे, इन्होंने किसी मरे हुए व्यक्ति को न्याय दिलाया था, क्योंकि उस टाइम तक तो अपने जो मेंडल भैया थे वो मर ही चुके थे या एक्सपायर हो चुके थे। उसके बाद किसने न्याय दिलाया था, ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और बोन शेरमार्क। इन्होंने मेंडल के कार्यों की पुनः खोज की थी। अब यहां पर देखें, लाइन देखें, सन 1900 में तीन वैज्ञानिक ह्यूगो डी ब्रीज, कार्ल कोरेंस और बोन शेरमार्क ने स्वतंत्र रूप से लक्षणों की वंशागति संबंधी मेंडल के परिणामों की पुनः खोज की। अब इसके बाद हमारी अगली लाइन है, और ये खोज कैसे हो सकी थी, इसके भी अभी इसी में रीजन है। किस वजह से, इस समय तक माइक्रोस्कोप
अब माइक्रोस्कोप आप जानते हैं सूक्ष्मदर्शी की खोज हो चुकी थी कि तकनीक में प्रगति भी होती जा रही थी और वैज्ञानिक सावधानी से कोष का विभाजन देखने में समर्थ थे। सूक्ष्मदर्शी बना। सूक्ष्मदर्शी के बाद उन्होंने जब कोशिका को देखा तो कोशिका क्या थी, विभाजित होती थी। और कोशिका कैसे विभाजित होती है, कोशिका में अपना जो डीएनए है वो भी डबल होता, डबल होने के बाद जब विभाजित होता तो एक कोशिका में आधा गुणसूत्र चला जाएगा, दूसरी कोशिका में उतने गुणसूत्र चला जाएगा। ये सब चीजें उन्होंने कब देखी थी, जब माइक्रोस्कोप का खोज हो गई थी, या माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी की खोज हो चुकी थी। अब इसमें देखते हैं, इससे जब माइक्रोस्कोप की खोज हो चुकी थी उसके बाद ही हमें क्या था, गुणसूत्र की संरचना के बारे में जानकारी मिली थी। तो इसमें क्या था, इससे केंद्रक में एक संरचना की खोज हुई, जो अपना क्या होता, न्यूक्लियस केंद्रक होता, प्रत्येक कोशिका में क्या होता, केंद्रक होता, और उस केंद्रक के अंदर क्या होता, अपना गुणसूत्र उपस्थित होता है। तो क्या था कि अपनी क्या, जब माइक्रोस्कोप की खोज हो गई तो उसके बाद क्या था, उन्होंने केंद्रक में देखा, केंद्रक में क्या थी, कुछ ऐसी संरचनाएं थी जिनको कलर देने पर या स्टैनिंग करने पर वो कलर को एक्सेप्ट कर ले रही थी। और जो वो पदार्थ था, अभी उन्होंने नाम नहीं दिया उसको गुणसूत्र, उन्होंने देखा कि कोशिका के अंदर जो उसका केंद्रक है उसके अंदर एक पदार्थ उपस्थित है जो क्या है, जिसको हम कलर करते हैं तो वो कलर एक्सेप्ट कर लेता है। इस वजह से उसे रंगीन बॉडी या रंगीन का या कलर्ड बॉडी भी बोला। इसके अलावा वो कोष जो वो पदार्थ होता था वो क्या था कि कोष का विभाजन होने से पहले अपने आप को क्या करता था, डबल करता था। डबल करने के अलावा जब कोष का विभाजित होती थी तो आधा आधा बढ़ जाता था। जैसे आपने कोष का विभाजन पढ़ा होगा तो उसमें आपने 4 अवस्थाएं पढ़ी होंगी। कौन कौन सी? एक अपनी एम फेज होती थी और इंटरफेज। इंटरफेज में 3 अवस्थाएं आती थी, G1 फेज, S फेज और G2 फेज। जैसे मान लीजिए यहां पर हमने क्या बना दी, अपनी एम फेज बना दी, यहां पर ये एम फेज या एम अवस्था या माइटोटिक अवस्था, यही एक्चुअल में क्या होती, विभाजन वाली अवस्था होती थी। इसके अलावा अपनी 3 अवस्थाएं और होती थी। कौन सी? एक G1, S और G2। तो यहां पर हम जैसे लिखते हैं यहां पर, ये अपनी कौन सी है, G1, और ये S और ये G2। ठीक है भाई। अब उन्होंने देखा कि जो हमारा क्या था, अभी उन्होंने नाम नहीं दिया गुणसूत्र का, उन्होंने क्या कहा कि केंद्रक के अंदर कोई एक पदार्थ है, केंद्रक के अंदर पदार्थ वो क्या करता है कि कोष का विभाजन के पहले अपने आप को डबल करता है। अगर आपको ये वाला कॉन्सेप्ट देखना है, अमाउंट एंड प्लोरिटी वाला जो अभी हम बता रहे हैं, तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, इसी एक्सपी क्लासेस चैनल पर आप जाएंगे तो उसकी प्लेलिस्ट में आप देखेंगे अमाउंट एंड प्लोरिटी पर एक पूरा वीडियो बनाया है, सेपरेट वीडियो। उसमें आपका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बिल्डअप हो जाएगा। तो यहाँ पर हम थोड़ा बहुत ज्यादा डीप नहीं जाएंगे, इसमें आपको हल्का ही बताएंगे। तो इसमें क्या था कि अपना मान लीजिए G1, जो अपनी G1 फेज है उसमें ये अपने गुणसूत्र है, यहाँ ये गुणसूत्र है। जैसे ही ये किस में एंटर करता है, एस फेज में। कहा एंटर करता है, अपने एस फेज में आया। ये कहाँ आया, एस फेज में। अभी ये कहाँ है, G1 फेज में। जैसे ही ये एस फेज में आया तो एस फेज जब पूरी कंप्लीट होने लगती है, एस फेज जब पूरी कंप्लीट होने लगती है तो ये अपनी मात्रा को क्या करता है, डबल कर लेता है। ये जो अपना गुणसूत्र है ये अपनी मात्रा को डबल कर लेगा। यहां पर एक एक क्रोमेटेड है, यहां पर 1 और 2 क्रोमेटेड, ये 1 क्रोमेटेड और 2 क्रोमेटेड ये। मान लो इसने भी डबल कर लिया, इसने भी अपनी मात्रा डबल कर ली, लेकिन गुणसूत्र अभी 2 ही है। एक गुणसूत्र ये रहा, एक गुणसूत्र ये। इसी प्रकार से एक गुणसूत्र ये है, एक गुणसूत्र ये। इसने अपनी मात्रा जस्ट डबल कर दी। अगर जिसको अभी ये समझ में नहीं आ रहा तो वो जाकर के, बहुत बड़ा वीडियो नहीं है, 4 से 5 मिनट का वीडियो है, अमाउंट एंड प्लोरिटी, वहां पर बहुत अच्छे से कवर कराया, तो आप देख लीजिए। तो यही अपना क्या करता है, अपने G1 फेज में एंटर करता है। अगर जिसने नहीं देखना है तो आपने 11th में कोष का विभाजन वाला चैप्टर पढ़ा होगा। कोष का विभाजन में ये सब चीजें पढ़ाई जाती है। अगर नहीं भी पढ़ा तो 5 मिनट का टाइम निकाल करके पहले उसको देख लीजिए और फिर यहाँ आइए, आपको ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो जैसे ही आप क्या करते हैं, एस फेज से G2 फेज में मतलब पहुंचता है तो यही मात्रा पूरी G2 फेज में जाती है। और जब ये एम फेज में जाता तो ये क्या होता, आधा आधा बढ़ जाता है। ये गुणसूत्र जो है आधे आधे बढ़ जाएंगे। तो उन्होंने ये बताया था कि जो अपना क्या था, केंद्रक के अंदर कोई मटेरियल था, वो क्या करता है कि अगर उसको कलर दो तो वो कलर ले लेता है, या स्टैनिंग मतलब डाई वगैरह करते हैं तो वो कलर ले लेता है, जिसे हम स्टैनिंग बोलते हैं। इसके अलावा वो क्या करता है कि कोष का विभाजन से पहले अपने आप को डबल करता। तो अभी कोष का विभाजन कहाँ होता, एम फेज में होता, उसके पहले ही इसने अपने आप को क्या कर लिया, डबल कर लिया। पहला यहाँ पर इतने था, अब यहाँ पर क्या होगा, डबल हो गया। डबल से ये मतलब नहीं है कि संख्या डबल हो जाएगी, उसने अपनी मात्रा दुगनी कर ली। मात्रा दुगनी से मतलब ये है कि मान लीजिए ये 2 लड्डू है, ये अभी क्या 50-50 ग्राम के। अब यही लड्डू कितने हो जाए, 100-100 ग्राम के हो जाए। तो लड्डू तो 2 है लेकिन वजन कितना हो गया, 100-100 ग्राम हो गया, जस्ट डबल होगा, मतलब मात्रा डबल हो गई है। लेकिन जो संख्या है गुणसूत्रों की वो क्या है, अपनी 2n ही है।
यहाँ पर 2 गुणसूत्र है तो यहाँ पर भी 2 गुणसूत्र है, बस उन गुणसूत्रों की मात्रा डबल हो गई। चलो यहाँ पर कंप्लीट हो गया वो, अब नहीं जाना वहां देखने तो ना जाइए, यही कंप्लीट हो गया। तो ये आपको समझ में आया। तो इसी को उन्होंने क्या बोला था बाद में, गुणसूत्र बोला था। जो केंद्रक के अंदर पदार्थ था वो क्या कर रहा था, एक तो वो कलर ले रहा था, कलर स्टैनिंग देने पर कलर ले रहा था, इसके अलावा कलर लेने के अलावा वो क्या कर रहा था, कोशिका विभाजन से जस्ट पहले अपने आप को दुगना कर रहा था या डबल कर रहा था। इतना क्लियर है। तो उसको उन्होंने नाम क्या दिया, गुणसूत्र नाम दिया। क्या नाम दिया, गुणसूत्र नाम दिया। अब यहां पर देखते हैं गुणसूत्र रंगाई द्वारा दिखाई देते, मतलब इनको जब कलर करते थे तो ये स्पष्ट रूप से दिखने लग रहे थे। स्पष्ट रूप से दिखने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए ये ब्लैक बोर्ड है, क्या है, ब्लैक बोर्ड है। अब हमने क्या किया, ब्लैक बोर्ड में यहां पर एक लाइन खींची, यहां पर आपको नहीं दिख रही होगी, लेकिन इसी लाइन को हम क्या करते हैं, कलर कर दिया, ये कर दी कलर, तो ये आपको रेड कलर की दिखने लगी। इसी प्रकार से जो गुणसूत्र थे अपने केंद्रक में उपस्थित थे, जब उन्हें कलर किया गया तो वो स्पष्ट रूप से दिखने लगे थे। जैसे ये लाइन पहले हमने ब्लैक की, आपको नहीं दिखी, और जैसे इसको हमने क्या कर दिया, कलर से फिल कर दिया, तो आपको ये लाइन स्पष्ट रूप से दिखने लगी। इसी प्रकार से जब उनको कलर करते थे तो वो क्या थे, गुणसूत्र स्पष्ट रूप से दिखने लगते थे। इसलिए इनको क्या नाम दिया था, कलर्ड बॉडी बोला गया था या रंगीन काय। ये आपकी कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर है। तरह आपको एक एक लाइन बहुत अच्छे से कराई जाएगी, बस आप वीडियो के साथ बने रहें। चलो अब यहाँ पर देखो बताया गया, जो वहां पर लाइन बताई सेम यहाँ पर यही लाइन लिखी है। देखो जीवन था अपना, क्या था, जीवन फेज था। जीवन फेज में ये एक है, ये भी एक है। यहाँ आकर इसने क्या कर लिया, अपनी मात्रा डबल कर ली, इसने भी अपनी मात्रा डबल कर ली, इस वाले गुणसूत्र ने भी अपनी क्या कर ली, मात्रा डबल कर ली, सबने अपनी मात्रा क्या कर ली, डबल कर ली। कौन सी फेज में, G2 फेज में, और ये था जीवन फेज में। यहां पर S फेज स्किप कर दी गई, ये मात्रा डबल होती है S फेज के दौरान। किसके दौरान, S फेज के दौरान। अब क्या हुआ, यहां पर अर्धसूत्री विभाजन तो आपने पढ़ा होगा। अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट के दौरान क्या होता, गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, मात्रा के साथ साथ उनकी संख्या भी आधी हो जाती है। और जब गुणसूत्री अपना द्वितीय होता है तो उसमें क्या होता है, या मान लीजिए अपने जो गैमीट बनते हैं, गैमीट का बनना आपको पता है, तो गैमीट में क्या है, जो यहां पर मात्रा थी इसमें से आधी आधी मात्रा पहुंच गई। आप देख रहे होंगे एक गैमेट ये बना, एक गैमेट ये, एक गैमेट ये, क्योंकि आपको पता है कि अर्धसूत्री जब विभाजन होता है तो अर्धसूत्री विभाजन से 4 कोशिकाएं बनती है। कितनी कोशिकाएं बनती है, 4 कोशिकाएं। जो पहला वाला अर्धसूत्री विभाजन होता वो कौन सा डिवीजन होता, अपना रिडक्शनल डिवीजन। मतलब इसमें गुणसूत्रों की संख्या आधी होती है, मात्रा आधी होती है। मात्रा और संख्या दोनों में बहुत फर्क है बेटा। मात्रा तो आधी हो ही रही, मात्रा के साथ साथ गुणसूत्रों की संख्या भी आधी हो रही, मात्रा। लेकिन जब अपना गुणसूत्रीय मेयोसिस डिवीजन दूसरा कंप्लीट होता है तब तक क्या होता है, वो एक हिसाब से समसूत्री विभाजन की तरह ही होता। इसमें क्या होता, पूरी तरीके से मात्रा आधी, गुणसूत्रों की संख्या आधी, मात्रा आधी, गुणसूत्रों की संख्या आधी। तो ये जो हमारी जो कोशिकाएं बनी है ये क्या है, n नंबर में है। क्या है, इनमें गुणसूत्रों की संख्या क्या है, प्रत्येक कोशिका में n है। ये अपनी 4 कोशिकाएं बनती है। और यहाँ पर ये जो अपनी एक कोशिका थी इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी थी, 2n थी। कितनी थी, 2n। ये आपको बता चुके हैं, ये आपको कोशिका विभाजन आपने अच्छे से पढ़ा होगा तो ये आपको समझ में आ गया होगा। नहीं भी पढ़ा तो भी अभी आपको समझ में आ गया होगा। अब इसमें हम आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखते हैं 1902 तक वही लाइन है। अब यहां तक 1902 तक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान, कब, 1902 तक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति का ज्ञान हो चुका। गति का ज्ञान से मतलब ये है कि जब एक कोशिका में क्या होता, अर्धसूत्री विभाजन होता, तो उस अर्धसूत्री विभाजन के दौरान जो नई कोशिकाएं बनी है उनमें गुणसूत्र कैसे क्या करता है, गति करता है। ये क्या होता है, उसकी गुणसूत्रीय गति का या गुणसूत्रीय गति को बताया गया। जैसे यहां पर देखो, ये जो अपनी कोशिका है, ये एक कोशिका है, इस कोशिका के अंदर आपको गुणसूत्र दिख रहे हैं, ठीक है। अब ये जो गुणसूत्र है, एक कोशिका से 4 कोशिकाएं बनी, तो इन चारों कोशिकाओं में जो गुणसूत्र अपने गए हैं, तो ये जो इनका गतिशील हुआ है या इनकी जो मूवमेंट हुई है, इसको क्या किया गया था, अध्ययन कर लिया गया था। कब, 1902 तक। किसके दौरान, अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान। ये यहां पर बताने का मतलब है इनकी कि उस टाइम तक गुणसूत्र की जो नेचर होता है कि वो कैसे एक मतलब एक डिप्लॉयड सेल से, द्विगुणित कोशिका से अगुणित कोशिका में कैसे मूव करता है, ये तब तक पता कर लिया गया था। कब, 1902 तक। वाल्टर सटन व थियोडर बोमेरी, ये नाम है इनकी फुल फॉर्म है। वाल्टर सटन व थियोडर बोमेरी ने देखा कि गुणसूत्र का व्यवहार भी जीन जैसा ही है। अब जीन जैसा कैसा, जीन या कारक, जो अपने क्या थे, मेंडल भैया थे। क्या थे, मेंडल भैया। उन्होंने क्या किए थे, मेंडल ने इस टाइप के कैपिटल टी स्मॉल टी करके ये क्या बनाए थे, अपने गुणसूत्र लिखे थे। मतलब उसे पता नहीं था, उसे ये पता था कि कुछ कारक तो होते हैं और कारक की क्या होते हैं, कुछ ट्रेट या विशेषक होते हैं जिन्हें एलील बोला था। तो अब क्या होता, जब इनमें
इनके गैमीट बनते हैं या युग्मक बनते हैं। तो इसमें से कैपिटल टी, इसमें से कैपिटल टी, इसमें से स्मॉल टी और इसमें से स्मॉल टी, इस तरीके से ये बट गए। इसी प्रकार से ये भी क्या हो रहे थे, यहां पर आकर के 4 कोशिकाओं में बट गए थे। यहां पर आपको 1 2 3 4 गुणसूत्र दिख रहे हैं। इसी प्रकार से 1 2 2 3 4, तो एक एक गुणसूत्र सब में पहुंच गया अपना, एक एक युग्मक में एक एक गुणसूत्र पहुंच गए। यही इनके बताने का मतलब था। तो जो अपने सटन और बोमेरी भैया थे, उन्होंने ये बताया कि जिस प्रकार से गुणसूत्र अलग हो रहे हैं, उसी प्रकार से तो मेंडल भैया ने भी बताया था कि उनके कारक अलग हो रहे थे। कारक उन्होंने तो मेंडल भैया ने तो केवल कारक बोला था, तो उन्होंने बताया था कारक कैसे अलग होते हैं। तो जब उन्होंने देखा कि गुणसूत्र भी ऐसे ही अलग होता है जैसे कारक अलग हो रहे, तो मतलब हो सकता है ये क्या हो, एक दूसरे के समान भी हो सकते हैं या एक ही हो, ये यहां पर मतलब था। तो जो उन्होंने नियम दिया था वो इसी आधार पर दिया था कि जो गुणसूत्र होते हैं वो किसकी तरह कार्य करते हैं, पूरे जीन या जो मेंडल भैया ने बोला था कारक की तरह कार्य करते हैं। ये इसी आधार पर उन्होंने सिद्धांत दिया था। किस आधार पर, कि 1902 में अर्धसूत्री कोश का विभाजन किया, और कोश का विभाजन के दौरान ही उन्होंने देखा कि गुणसूत्र की जो मूवमेंट होती है एक कोशिका से दूसरी कोशिका में, वो इस प्रकार से हो रही है जिस प्रकार से मेंडल भैया ने कारकों के बारे में बताया था। इसी आधार पर इन्होंने क्या किया था, अपनी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस दिया था, तथा इन्होंने क्रोमोसोम गतिविधि या क्रोमोसोम मूवमेंट का इस्तेमाल करके मेंडल्स लॉ को एक्सप्लेन करने में किया था। अब उस टाइम पर मेंडल भैया तो थे नहीं कि वो कहते देखा यही तो मैंने किया था जो अब यहां पे निकल के आया, तो मैं सही था ना, तो वो तो थे नहीं। तो उनको न्याय दिलाने का इनने भी काम किया कि उन्होंने बताया कि जो कारक भैया थे, अपने मेंडल भैया थे, उन्होंने जो कारक वर्ड यूज किया था वो क्रोमोसोम की तरह कार्य करता। इसका मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो लक्षण जाते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी जो लक्षण जाते हैं वो किसके द्वारा जाते हैं, अपने कारक के द्वारा या गुणसूत्र के द्वारा जाते हैं। आपको ये वाली लाइन इतना क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अगर आपको किसी भी लाइन में कहीं भी दिक्कत हुआ करे तो आप कमेंट में नीचे जाके बता दिया करो कि यहाँ ये समझ में नहीं आया था, उसको वहीं कमेंट में या तो बता दिया जाएगा आपको या नेक्स्ट वीडियो में कवर कर लिया जाएगा। इतना छोटा सा आप एक काम कर दीजिएगा। अब इसके बाद देखते हैं, जीन के समान ही गुणसूत्र भी पेयर के रूप में पाए जाते हैं तथा एक जीन के दोनों एलील समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर स्थित होते हैं। अब देखो, अब यहां पर क्या है कि जो अपने गुणसूत्र होते हैं वो भी जीन की तरह क्या थे, पेयर में उपस्थित थे। जैसे अपने ये जीन है, जीन के दोनों क्या है, एलील्स है, ये क्या है, पेयर में उपस्थित है। क्या है, पेयर में उपस्थित है। अब मान लो इनका कहने का मतलब ये है, जैसे मान लो ये गुणसूत्र है, ये क्या है, गुणसूत्र है। अब इन गुणसूत्रों के ऊपर क्या है, यहां पर मान लो ये कैपिटल टी का जीन उपस्थित है, कैपिटल टी का ये जीन क्या था, अपना कैरेक्टर को दिखा रहा था, और जो एलील था वो कैरेक्टर की ट्रेट या विशेषक को दिखा रहा था। तो यहां पर ये क्या है, समान स्थान पर उपस्थित है, और ये समजात गुणसूत्र है। समजात गुणसूत्र है एक समान या समजात, होमोलोगस। तो यहां पर ये जो लाइन बताई गई है उसका ये मतलब है कि जीन के समान ही गुणसूत्र भी क्या होते हैं, पेयर में पाए जाते हैं। तो यहां पर देख रहे हैं आप, गुणसूत्र भी क्या पेयर में है। एक पेयर ये इसके साथ वाला पेयर, ये इसके साथ वाला पेयर, यहां पर आपको ये पेयर दिख रहा है और दूसरा पेयर ये दिख रहा है, और एक पेयर यहां पर, एक पेयर यहां पर, तो ये भी पेयर में है, ये भी पेयर में। तो उन्होंने ये बताया कि जैसे अपने ये जीन थे ये भी पेयर में है, उसी प्रकार से गुणसूत्र भी अपने किस में उपस्थित होते हैं, पेयर में उपस्थित होते हैं। पेयर मतलब होता है जोड़ा या युग्म। तो जीन के समान ही गुणसूत्र भी युग्म या पेयर के रूप में पाए जाते हैं तथा एक जीन के दोनों एलील समजात गुणसूत्रों के समजात स्थान पर स्थित होते हैं। आपको समजात स्थान या लोकस के बारे में, लोकस आपको बता चुके हैं, प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखे तो देख लीजिए, नहीं तो लोकस हम फिर से बता दे रहे। अगर समान सेम जगह पर दोनों स्थित हैं तो ये अपना एक लोकस हो गया। अब यहाँ पे मान लो स्मॉल टी उपस्थित है तो ये दूसरा लोकस हो गया। अब ये जो अपने गुणसूत्र है, ये क्या है, समजात है, और ये दोनों अपने क्या है, जीन है, ये भी क्या है, समजात है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा इतना। अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब यहां पर देखते हैं, सटन और बोमेरी ने तर्क प्रस्तुत किया कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना या अलग होना अपने साथ ले जाए जा रहे कारकों या जीन के विसंयोजन का कारण बनेगा। इस लाइन को आप बहुत अच्छे से समझना। देखो, इसमें जो पहले एक एक वर्ड को क्लियर कर रहे हैं, सटन और बोमेरी ने तर्क प्रस्तुत किया कि क्रोमोसोम युग्म का जोड़ा बन जाना, मतलब जो अपना क्रोमोसोम होता है उस पेयर का जोड़ा बन जाना। जैसे मान लो ये अपना क्या है, एक गुणसूत्र ये है,
ये गुणसूत्र ये है, तो एक पेयर ये हो गया और एक पेयर अपना, मान लो इसको दूसरे कलर से दिखा दें, तो एक गुणसूत्र ये है और एक गुणसूत्र ये है, तो दोनों क्या हो गए, दो पेयर हो गए। यहाँ पर क्या हो गए, दो पेयर या दो जोड़े हो गए। इन दोनों को बनना या इनका अलग होना, या अब ये दोनों साथ में आ जाए, क्या है, दोनों आपस में साथ में है, या ये क्या हो जाए, एक दूसरे से अलग हो जाए, या एक दूसरे से अलग हो जाए, या अपने साथ ले जाए जा रही कारकों या जीन की विसंयोजन का कारण बनेगा। अब समझो यहां पर ये साथ में आ जाए या ये दूर चले जाए, तो ये किसका कारण बनेगा, अपने साथ किसको ले जाएंगे, ये कारकों को ले जाएंगे। अब और अपने साथ कारकों को क्यों ले जाएंगे, क्योंकि कारक तो इन्हीं के ऊपर उपस्थित है। जैसे मान लो दो ट्रैक्टर या ट्रॉली है, क्या है, दो ट्रैक्टर ट्रॉली है। जब दोनों ट्रैक्टर ट्रॉली पास आ जाएंगे, मान लो दोनों में बालू उपस्थित है, बालू भरी है ट्रॉलियों में, तो बालू क्या होगी, पास आ जाएगी। अब दोनों ट्रैक्टर दूर चले जाएंगे तो वो बालू दूर चली जाएगी, बनी सी बात है। क्यों, क्योंकि जो अपने कारक या जीन है वो गुणसूत्रों पर उपस्थित है, तो गुणसूत्र जब पास आएंगे तो अपने जीन या कारक भी पास आ जाएंगे, और अगर गुणसूत्र या जीन गुणसूत्र दूर जाएंगे तो अपने कारक या जीन भी दूर हो जाएंगे। तो यहां पर ये बताया कि विसंयोजन का कारण बनेगा, अपने साथ आ जाए तो ये संयोजन का काम करेगा, और दूर चले जाए तो ये विसंयोजन का मतलब होता है अलग होना या पृथक होना। इतना क्लियर है ये वाली लाइन, आपको एक एक लाइन बतानी पड़ेगी तभी ये जाके क्लियर हो जाएगा। अब यहां पर देखते हैं, सटन ने क्रोमोसोम के विसंयोजन के ज्ञान को मेंडल के साथ जोड़कर वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत प्रस्तुत किया। अपने जो कौन थे, सटन भैया थे, इन्होंने क्रोमोसोम के जो विसंयोजन या लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नियम आपने पढ़ा, किसने दिया था, वो मेंडल ने। तो जो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का जो नियम था उसका यूज करके उन्होंने क्या दिया, वंशागति तथा क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। इतना क्लियर है। अब यहां पर डाउट हो जाता, यहां पर आप देख रहे होंगे केवल यहां पर सटन बस का नाम दिया गया, बोमेरी का नाम नहीं दिया। तो बोमेरी, ये जो वर्ड था वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत या क्रोमोसोमल, यहां पर ये जो वंशागति का क्रोमोसोमवाद या सिद्धांत है, ये किसने दिया था, सटन अकेले ने। और जो क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, ये दोनों ने मिलकर के दिया था। किसने, अपने सटन और बोमेरी भैया दोनों ने दिया था। अब यहां पर ये जो सारणी दी गई है, ये चार्ट दिया गया, ये बहुत मतलब एक हिसाब से अभी तक मतलब मैक्सिमम टीचर होते हैं उन्हें खुद पता नहीं रहता कि हमें इसमें बताना क्या है, तो वो गलत बताए रहते हैं। वो क्यों गलत बताए रहते हैं, क्योंकि उन्होंने यहां पढ़ा क्रोमोसोम और जीन, तो उनका मतलब है कि क्रोमोसोम पहले आया तो क्रोमोसोम ये होगा, क्रोमोसोम ये होगा और अपना जीन ये होगा। लेकिन भैया पूरा गलत है, ये गलत है। अपना जीन ये होता और क्रोमोसोम ये होता, और ये कैसे होता, ये जिम्मेदारी हमारी आपको समझाने की। तो देखो भैया, बस आपको क्या करना है, मास्टर पे भरोसा रखना है, और जो भी कराया जाएगा बहुत अच्छा कराया जाएगा। आपको एक एक लाइन बिना कॉन्सेप्ट या बिना किसी प्रूफ के आपको बताई ही नहीं जाएगी। मतलब यहाँ पर कोई भी चीज जल्दबाजी में लपेटी नहीं जाएगी, एक एक लाइन या एक एक वर्ड को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जाएगा। अब यहाँ पर जैसा कि देखा जाए, हमें यहाँ पर देखना है, क्या आप बतला सकते हैं कि इन दोनों स्तंभों ए और बी में से कौन सा क्रोमोसोम है और कौन सा जीन का प्रतिनिधित्व करता है, ये हमें बताना है। तो अभी तक हमने जो जितना पढ़ा है तो उससे हमें यही पता चला कि जो जीन होते हैं और कारक होते हैं वो एक दूसरे के समान कार्य करते हैं, एक दूसरे की तरह कार्य करते हैं, लेकिन बस थोड़ा सा फर्क हो जाता है जीन और क्रोमोसोम में। देखो वो यहाँ समझ में आएगा। तो यहाँ देखते हैं, जोड़ों में होते हैं, अपने जीन है और क्रोमोसोम है, दोनों जोड़ों में पाए जाते हैं। ये तो सही है दोनों के लिए। तो इस वाली लाइन से हमें पता नहीं चल रहा कि कौन सा गुणसूत्र है, ये वाला गुणसूत्र के लिए लिखा है या ये जीन के लिए लिखा है, या ये जीन के लिए है या ये गुणसूत्र के लिए, ये हमें पता ही नहीं चल रहा। अब हम अगली लाइन पढ़ते हैं। तो युग्मक जनन के दौरान, युग्मक जनन की बात हो रही है, मतलब जब अपने गैमीट बनते हैं, क्या बनते हैं, गैमीट बनते हैं। तो गैमीट के दौरान इस प्रकार विसंयोजित होते हैं कि एक गैमीट में जोड़े में से केवल एक ही जा पाता। जैसे मान लो क्या है, अपना ये जाइगोट या कोई कोशिका है, ये दूसरी कोशिका, अब इससे गैमीट बनेंगे, तो इससे गैमीट बनेंगे तो इसमें कैपिटल टी और ये दूसरा गैमीट, तो इसमें से क्या हुआ, ये जो जोड़ा था उसमें से कोई एक ही तो आ पाया, एक ही आया, तो यहां तो ठीक है। अब हम इसमें देखते हैं कि युग्मक जनन के दौरान विसंयोजित होते हैं कि एक युग्मक में जोड़े में से केवल एक ही जा पाता। तो अपना जीन है, ये किसकी बात हो रही, जीन, तो जीन चला गया, जीन अपना एक जोड़े में से एक युग्मक में एक है और दूसरे युग्मक में भी एक है।
अब इसके बाद अभी हमें नहीं पता ये जीन है या क्रोमोसोम क्या है। अब युग्मक जनन के दौरान विसंयोजित होते हैं और जोड़े में से केवल एक ही युग्मक को प्राप्त होता। अब ये तो दोनों समान लिखे हैं, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये जीन है या ये गुणसूत्र है। देखो भाई, अब जैसे मान लो अपना गुणसूत्र भी होता है, तो ये गुणसूत्र होता है। ये जब कोष का विभाजन होगा या कोष का या युग्मक बनेगा तो एक एक अपना क्या होता है, गुणसूत्र पहुंच पाता है एक जोड़े में से। तो ये गुणसूत्र और जीन ये दोनों पॉइंट फॉलो करते हैं। कौन कौन सा? जोड़े में होते हैं जीन और अपने गुणसूत्र जोड़े में होते हैं। ये इतना क्लियर है। और दोनों क्या होते हैं, युग्मक जनन के दौरान चाहे अपना गुणसूत्र हो या जीन हो, युग्मक में केवल एक ही जीन उपस्थित होगा किसी भी कैरेक्टर का, और या एक ही गुणसूत्र उपस्थित होगा। अब अपनी बत्ती है लास्ट वाली लाइन, यहां पर असली खेल है। यहां पर सब मतलब कंफ्यूज हो जाते हैं और इसको गलत कर देते हैं, लेकिन अपन कंफ्यूज नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अपन इसको करेंगे बिल्कुल आराम से। यहां पर लिखा, अब इन वर्णों को आपको बहुत गौर से समझना है। ये जो हिंदी में लिखा है यहां, इसको बहुत गौर से। अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र वियोजित होते हैं, स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं। अलग अलग जोड़े, क्या? अलग अलग जोड़े, एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होता है। क्या है? यहां पर लिखा कि अलग अलग जोड़े, जैसे मान लो एक जोड़ा ये है और एक जोड़ा ये है, तो ये दो अलग अलग जोड़े हैं, ठीक है। और यहां पर लिखा है कि एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र रूप से विसंयोजित हो जाता है। अब अगली जो लाइन है हमारी तीसरी, अलग अलग जोड़े एक दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होते हैं, ठीक है। ये हिंदी में हो गया। अब दूसरी देखते हैं हम, एक जोड़ा दूसरे से स्वतंत्र विसंयोजित होता। अगर इसे हम क्या करें, अंग्रेजी में लिखें तो बहुत अच्छे क्लियर होता। अपनी जो अंग्रेजी वाली एनसीईआरटी है उसमें ये बहुत अच्छे से दिया गया, उससे हमें इसलिए क्या होता है, स्पष्ट क्लियर हो जाता है। जैसे इस वाले को लिखे हम, जो हमारा क्या है, ए नंबर वाली लाइन है, तो ये क्या कह रहा है, अलग अलग जोड़े, मतलब इंडिपेंडेंट पेयर, इंडिपेंडेंट पेयर, अलग अलग जोड़े सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली। इंडिपेंडेंट पेयर है और सेग्रीगेट भी क्या हो रहा है, इंडिपेंडेंटली। इतना लिख लिया। अब हम क्या करते हैं, बी वाले को लिखते हैं। यहां पर क्या लिखते हैं, बी वाले को। बी वाले में क्या लिखा है, इसमें ये लिखा है कि वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली विथ अनदर पेयर। अब देखो इसको हम समझा रहे हैं, अनदर पेयर, ठीक है। अब यहां पर आपको समझ रहा, इंडिपेंडेंट पेयर, पेयर क्या है कि क्या है, एक दूसरे मतलब एक रूप से पेयर क्या है, स्वतंत्र है। देखो समझो, जैसे मान लो हमने क्या किए, यहां पर गुणसूत्रों के दो पेयर बनाए, इतना क्लियर है। और एक गुणसूत्र का पेयर ये बना लिया और एक गुणसूत्र का पेयर ये बना लिया। अगर अब देखा जाए तो ये वाला जो पेयर है, ये वाला पेयर है, इस वाले पेयर से स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकता है। इससे कोई बाउंडेशन तो है नहीं, मतलब इस पर इसका कोई जोर तो चल नहीं रहा कि नहीं भैया तो मैं हम पकड़ के रखेंगे। तो ये वाला जो पेयर है इससे स्वतंत्र रूप से कहीं भी जा सकता। तो ये वाली जो लाइन बता रहा, ये बता रहा वन पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली विथ अनदर पेयर, मतलब ये अपना जो एक जोड़ा है ये दूसरी जोड़े से कहीं भी जा सकता, मतलब इससे स्वतंत्र है, मतलब इसको विसंयोजित होने के लिए ये स्वतंत्र रूप से फ्री है, कहीं भी जाए, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। अब यहां पर जो बात आती है वो आती है अपनी दूसरे नंबर वाली। अब यहां पर हम देखते हैं, जैसे मान लो हमारे क्या गुणसूत्र है, क्या है ये गुणसूत्र है, दोनों पेयर दिए गए। अब इन गुणसूत्रों के ऊपर क्या उपस्थित होते हैं, अपने जीन या कारक उपस्थित होते हैं, ये तो आपको पता है। अब मान लो यहां पर हमने क्या कर दिया, यहां पर कैपिटल टी का एक जीन उपस्थित कर दिया और एक स्मॉल टी का जीन यहां पर उपस्थित कर दिया। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस बनाना होगा, क्योंकि आप यहां पर लिंकेज नहीं जानते। लिंकेज को हम ऐसे ही बता देंगे आपको, इसके बाद जस्ट आगे अपना जो अगला टॉपिक है वो लिंकेज ही है। तो मान लीजिए अपनी एक कैरेक्टर के दो जीन उपस्थित है, एक कैरेक्टर या एक लक्षण के दो अपने एलील है, क्या है, एलील। अब ये इसी के पास में मान लो हमने दूसरे कलर से बना दे, चलो लो ये मान लो यहां पर हमने बना दिया रेडनेस के लिए अपने
यहां पर अब क्या होगा, एक क्रोमोसोम पर या एक गुणसूत्र के जो जोड़ा है इस पर दो जीन उपस्थित होगा। एक अपना जो टॉल वाला लंबाई वाला कैरेक्टर है, वो दूसरा कलर वाला कैरेक्टर का जो जीन है वो उपस्थित है। अब देखो मान लो कि ये क्या बहुत पास पास उपस्थित है, ये क्या है पास पास उपस्थित है। इस वाले पर और बना दे, इस वाले पे मान लो कि शेप ले लो, क्या ले लो जो अपने क्या होता है येलो वाला, ये मान लो राउंड वाला है, ये आर, ये किसके लिए है बीच के शेप के लिए है, ये आकार के लिए। टॉल ये टी वाला है जो लेंथ के लिए, उसकी जो लंबाई है लंबाई के लिए। और यहाँ पर जो वाई ले रहा है ये कलर के लिए होगा। ठीक है, बस आपको इतना समझना है, ये तीन क्या कैरेक्टर हो गए तो तीन के जीन होंगे, और जीन के एलील्स क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। अब मान लो यहाँ पर हमने कैपिटल वाई और कैपिटल वाई कर दो या स्मॉल वाई कर दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये मान लो बहुत पास पास उपस्थित है, इसको पास पास बना दें तो शायद आपको क्लियर होगा। इसको करते हैं, इसको इरेज किया, यहाँ पर हम दो गुणसूत्र लाए, ये गुणसूत्र हो गए, इन गुणसूत्रों के कर दिए दोनों कैरेक्टर बहुत पास पास। मान लो ये कैरेक्टर यहाँ पर उपस्थित है, ये कैरेक्टर, ये किसके लिए कैपिटल टी स्मॉल टी, और दूसरा कैरेक्टर इसके बिल्कुल पास में उपस्थित है, ये वाला जो जीन है ये क्या आर और स्मॉल आर यहां पर बिल्कुल उपस्थित है। तो इन दो जो कैरेक्टर है अपने कैपिटल टी और कैपिटल आर, इनके लिंक होने के मतलब इनके जुड़ने के चांस क्या है बहुत ज्यादा है। अभी जब आप लिंकेज समझोगे तो आपको पता हो जाएगा। अगर आपने क्या फिर से वही है कि 11th अगर आपने अच्छी पढ़ी होगी कोश का विभाजन, तो वहां पर इसका लिंकेज का जिक्र जरूर है, क्रॉसिंग ओवर पढ़ाई जाती है वहां पर। आपको केवल इतना समझना कि लिंकेज का मतलब होता है ये आपस में जुड़ जाए या फ्यूज हो जाए। तो यहां पर देखो जैसे मान लो बहुत पास पास उपस्थित होंगे तो ये क्या होंगे आपस में जुड़ भी सकते, इतना क्लियर है। तो अब यहां पर एक जो लाइन लिखी थी इंडिपेंडेंट पेयर, यहां पर अब क्या है, अब यहां पर तो इंडिपेंडेंट नहीं है, क्यों, क्योंकि इसके अलग होने पर मान लो कैपिटल टी को अलग होना तो वो कैपिटल आर पर डिपेंड हो गया, कैपिटल आर पर डिपेंड होगा। क्यों, क्योंकि ये पास पास हो जाएंगे, मान लो ये जुड़ गए, क्या हो गए जुड़ गए, तो इसको अलग होने के लिए हाथ की सहमति चाहिए ना, इसको अब कसके पकड़े हैं लो, अब इसको तो खूब निकल रहा है लेकिन दूसरा वाला बहुत जोर से पकड़े है, तो ये तो ऐसा मान लो अपने ये दो हाथ है, ये क्या आपस में जुड़े हैं, तो जो अपना ये पहला वाला हाथ है इस वाले हाथ को ऐसे जोर से पकड़ ले, क्या कर ले जोर से पकड़ ले, तो ये वाला हाथ अलग होना चाह रहा लेकिन ये जोर से पकड़े तो ये वाला जो हाथ है इस पर डिपेंड हो गया कि जब ये छोड़ेगा तभी ये हाथ निकल पाएगा। इसी प्रकार से क्या होता है लिंकेज भी होती है। मान लो ये दोनों लिंक हो गए या आपस में जुड़ गए, तो ये जो अगर टी को अलग होना होगा तो वो आर से परमिशन लेगा, और आर को अलग होना वो टी से परमिशन लेगा। तो ये जो कैरेक्टर है ये किसमें है जीन में, मतलब जीन आपस में एक दूसरे पर डिपेंड हो भी सकते हैं। तो यहां पर ये जो लाइन लिखी है इंडिपेंडेंट पेयर, मतलब अगर जोड़े क्या है स्वतंत्र है, यहां पर तो जोड़े स्वतंत्र नहीं है एक दूसरे पर निर्भर हो गए। अगर मान लो यहां पर ये आर नहीं होता, यहां पर आर का जो जीन है या अपना जो शेप का जो जीन है ये उपस्थित नहीं होता, तो ये क्या होगा यहां पर जल्दी से बना देता, मान लो जैसे ये है यहां पर कैपिटल टी उपस्थित हो गया, ये इसके साथ आर लिंक नहीं है, तो ये वाला जो पेयर है ये भी फ्री है और ये भी फ्री है, तो इन दोनों के अलग होने पर एक दूसरे पर निर्भर नहीं कर रहे। लेकिन यहां पर ये फ्री होने के लिए निर्भर कर रहा किस पर, आर पर। तो यहां पर ये जो लाइन लिखी है इंडिपेंडेंट पेयर सेग्रीगेट इंडिपेंडेंटली, मतलब कि अगर पेयर स्वतंत्र होगा तो वो स्वतंत्र रूप से निकल जाएगा, किसके लिए जीन के लिए। गुणसूत्र पर अब भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये खूब भैया लिंकेज बनाते रहे, ये खूब बनाते रहे, लेकिन जो ये वाला गुणसूत्र होगा ये खूब कहीं चला जाए, ये वाला गुणसूत्र कहीं चला जाए, ये गुणसूत्र कहीं चला जाए, गुणसूत्र ये चला जाए, मतलब गुणसूत्र डिपेंड ही नहीं हो रहे किस पर, किसी भी जीन। लेकिन जीन क्या होते हैं डिपेंड होते हैं। अगर जीन अपने क्या होंगे स्वतंत्र पेयर होगा तो वो क्या होगा स्वतंत्रली या फ्रीली क्या होगा सेग्रीगेट हो जाएगा। इसलिए अपने जीन क्या होने चाहिए स्वतंत्र पेयर या स्वतंत्र जोड़े में होने चाहिए। तो यहां पर ये है अलग अलग जोड़ा, क्या है अलग अलग जोड़ा एक दूसरे से स्वतंत्र रूप से फ्री हो सकता है या सेग्रीगेट हो सकता है। अब समझ में आया। तो यहां पर अपना क्या है कि जैसे अगर गुणसूत्रों की बात करें तो ये एक दूसरे पर डिपेंड नहीं कर रहे। अगर फ्री जोड़े होंगे जीन के, कैपिटल टी का अपना टॉलनेस वाला या लंबाई वाला जीन ये फ्री है, ये अपना क्या है येलो या कलर वाला, तो ये जीन आपस में कहीं भी जा सकते हैं, ये किसी भी सेल में जाए ये किसी भी सेल, तो ये आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो रहे। लेकिन यहां पर क्या हो रहा है निर्भरता दिखा रहे। इसलिए अगर जीन अपना जो जोड़ा है फ्री होगा तो वो फ्री रूप से क्या होगा स्वतंत्र होगा। इसलिए ये जो बात कही गई है ये किसके लिए कही गई है
जीन के लिए कही गई है। किसके लिए? जीन। तो अपना ए क्या हो जाएगा? जीन, और बी क्या हो जाएगा? अपना क्रोमोसोम। ठीक है, तो ये अपना क्या होता? क्लियर होता। तो अब जैसा कि हमारा ये वाला ग्राफ आपको समझ में आ गया, तो ये जो चार्ट है इसमें एक एक चीज क्लियर होगी। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं अपने कहां पर? टीएच मॉर्गन की तरफ। टीएच मॉर्गन ने क्या किया था? जो अपना गुणसूत्रीय सिद्धांत था उस पर क्या किया था? एक प्रायोगिक सत्यापन दिया था। तो हम बढ़ते हैं कहां की तरफ? अपने प्रायोगिक सत्यापन की तरफ। कहां पर? बंसागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। ये किसने किया था? अपने टीएच मॉर्गन ने किया था। और ये किया किस पर था? अपने अपने कौन से? फ्रूट फ्लाई या ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर पर किया था। जिस प्रकार से अपना मेंडल भैया ने मटर का पौधा चुना था, और कौन सा मटर चुना था? गार्डन पी चुना था। कौन सा? गार्डन पी। इसी प्रकार से जो अपने कौन थे? टीएच मॉर्गन थे, इन्होंने भी क्या किया था? अपने किसको? फ्रूट फ्लाई को चुना था। किसको चुना था? फ्रूट फ्लाई को। अब फ्रूट फ्लाई को क्यों चुना था? अब उसमें कुछ तो डिफरेंस होंगे, मतलब या कुछ तो रीजन होगा जब उसने उसको चुना था। जिस प्रकार से अपने मेंडल भैया ने, उसका क्या था? टाइम पीरियड कम था, मतलब 3 से 4 महीने में दूसरी फसल आ जाती थी। इसके अलावा बहुत ज्यादा संख्या में बीज भी उत्पन्न होते थे। इसके अलावा वो द्विलिंगी भी था। तो उसमें काफी ऐसे कुछ रीजन थे। इसी प्रकार से अपनी क्या? ड्रोसोफिला में भी कुछ रीजन हो गए। इस वजह से टीएच मॉर्गन ने इसको यूज किया था। तो हम क्या करते हैं? इसको देखते हैं इसमें क्या क्या था। तो उसमें आगे बढ़ेंगे हम। बंसागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत का प्रायोगिक सत्यापन। जो प्रायोगिक सत्यापन या एक्सपेरिमेंट किया था वो किसने किया था? थॉमस हंट मॉर्गन ने, या इसी को हम बोलते हैं टीएच मॉर्गन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इसको हम टीएच मॉर्गन भी बोल सकते हैं। टीएच मॉर्गन या थॉमस हंट मॉर्गन, इसने किया था। इसके कुछ साथी भी थे, उन्होंने मतलब अपना क्या? टीएच मॉर्गन था और इसके कुछ साथी थे, इन्होंने मिलकर के किस पर? फ्रूट फ्लाई पर एक्सपेरिमेंट किए थे। अब इनका योगदान ज्यादा था इसलिए इनका नाम लिया जाता, बस इनके साथियों किसी का नाम नहीं बताया जाता। बस इतना कहा जाता कि टीएच मॉर्गन और उनके साथियों ने, क्योंकि अकेले तो कर नहीं रहे, उनके साथ में कुछ और इनके कलीग होंगे या सहयोगी होंगे, नामक वैज्ञानिक ने किया था। इतना क्लियर है इसमें? अब देखते हैं, इन्हें आधुनिक वंशागति का जनक भी कहा जाता है। ये वाला पॉइंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अपना फादर ऑफ जेनेटिक्स, मॉडर्न जेनेटिक्स। फादर ऑफ जेनेटिक्स तो अपने मेंडल भैया थे। वंशागति के जो जनक थे या अपनी आनुवांशिकी के जो जनक थे वो कौन थे? अपने मेंडल भैया थे। लेकिन आधुनिक आनुवांशिकी के जनक किसको माना जाता? अपने टीएच मॉर्गन को, द फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। ये वाला यहां पर इतना आपको याद रखना है, किसको कहा जाता? टीएच मॉर्गन को। यहां पर हम लिखे दे रहे हैं फादर ऑफ मॉडर्न जेनेटिक्स। मॉडर्न जेनेटिक्स कौन थे? अपने थे टीएच मॉर्गन। जो अपने टीएच मॉर्गन थे ये अपने क्या थे? मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर माने गए थे। अपने जो फादर ऑफ जेनेटिक्स थे वो मेंडल भैया थे, लेकिन जो मॉडर्न जेनेटिक्स के फादर थे वो कौन थे? अपने टीएच मॉर्गन थे। कौन थे? टीएच मॉर्गन। और इन्होंने अपने जो प्रायोगिक सत्यापन जो किए थे वो किस पर किए थे? फ्रूट फ्लाई पर किए थे। फ्रूट फ्लाई को हम क्या बोलते हैं? ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर भी बोलते हैं। ठीक है, जो अपनी फ्रूट फ्लाई होती है अपनी नॉर्मल लैंग्वेज हो गया, जो उसका एक्चुअल नाम है वो क्या? अपना ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर। इतना क्लियर है आपको? पर किए थे। अब यहां पर क्या है, इसके बाद हम देखेंगे जो अपना फ्रूट फ्लाई है, फ्रूट फ्लाई को ही क्यों चुना था? उसके कुछ रीजन होंगे, तो हम इसके बाद हम देखते हैं उसके रीजन कि फ्रूट फ्लाई को ही क्यों चुना था उन्होंने। तो ड्रोसोफिला मिलानोगास्टर चयनित करने के कुछ कारण थे। अब क्या कारण थे वो हम एक लाइन बाय लाइन आपको बताते जा रहे हैं। सबसे पहला जो अपना पॉइंट है वो क्या है? ये अपना पूरा जीवन काल 2 सप्ताह में, मतलब 2 वीक में ये क्या कर देती है? अपना जीवन काल पूर्ण कर देती है। अब मान लीजिए वो क्या ले ले, कोई ऐसा एनिमल से ले ले जिसकी उम्र 60 साल है, तो उसकी 60 साल में तो वो खुद बढ़ जाएगा टीएच मॉर्गन, क्योंकि आप खुद समझिए 25 या 30 साल के आसपास उसने खुद एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए होंगे। अब उसकी मैक्सिमम लाइफ कितनी होगी? 80 साल होगी। अब वो 60 साल का ले लेगा तो एक ही बार तो एक्सपेरिमेंट कर पाएगा, उसकी अगली जनरेशन तो वो देख ही नहीं पाएगा ना। समझे आप? तो इसलिए उसने क्या चुना था कि जिसकी उम्र बहुत कम हो। पहला रीजन तो ये हो गया कि कम उम्र हो। अब ऐसा नहीं कि अब ऐसा तो आप कह दो कि भैया ऐसा तो है नहीं है, केवल इसकी बस उम्र कम होती है, और भी अपने एनिमल्स होते हैं उनकी भी उम्र कम होती है, कुछ 2-2 दिन रहते हैं। तो और भी रीजन है, अभी एक रीजन की बस वजह से नहीं लिया था उन्होंने। ये क्या करते थे? इनमें एकल मैथुन, मतलब क्या है कि एक बार में क्या करते थे? अपनी बहुत ज्यादा संख्या पैदा करते थे। मान लो एक बार क्या हुआ, इनमें कॉपुलेशन हुआ या मैटिंग हुई, मैटिंग के बाद या मैथुन के बाद क्या करते थे? जब संतान की उत्पत्ति होती थी तो बहुत ज्यादा मात्रा में ये लोग करते थे। कौन से? अपने ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई। इनमें क्या होता था? विशाल संख्या में संतति मक्खियों का उत्पादन होता था। फ्रूट फ्लाई इनको मक्खी भी बोलते हैं। ठीक है, इनमें लिंगों का विभेदन, मतलब इनमें जो सेक्स का डिवीजन होता था, मेल और फीमेल में आसानी से डिवीजन हो जाता था। अब कैसे? अगर एक देखने की बात बता दें हम, तो जो अपना मेल जो फीमेल मेल वाला पार्ट होता है, मेल फ्रूट फ्लाई होती है, उसका क्या होता है? जो एब्डोमेन वाला पार्ट होता है उस पर क्या होती है? जो रिंग होती है। मान लीजिए कि उसका जो एब्डोमेन वाला पार्ट ये रहा, इस पर ये जो रिंग बनी रहती है, यहां पर आपने देखोगे ऐसे
कुछ धारी टाइप की बनी होती है। ये धारी क्या होती है, कम होती है। जो अपनी मादा फ्रूट फ्लाई होती है उसकी एब्डोमिनल भाग पर क्या होती है, धारी बहुत ज्यादा मात्रा में पाई जाती है। ये जनरली वो हो गया, क्योंकि इसमें तो हो सकता है कि थोड़ा बहुत अंतर हो जाए, लेकिन क्या करते हैं इनको आराम से माइक्रोस्कोप के द्वारा आराम से इनमें क्या करते थे, डिफरेंस कर लेते थे, कौन सा मेल है कौन सा फीमेल है। जैसे नर और मादा को पहचानना, नर और मादा को ही पहचानना था इसमें। इतना क्लियर है। साथ ही इसमें आनुवांशिक विविधता, जो जेनेटिक वेरिएशन थी वो क्या थी, अनेक प्रकार की थी। जैसे अपना क्या था, प्लांट था, उसमें क्या थी, 7 प्रकार की थी, 7 प्रकार की थी। या मान लो उनके क्या थे, ट्रेट थे अलग अलग, हर कैरेक्टर क्या थे, ट्रेट अलग अलग थे। तो इसी प्रकार से अपनी क्या होती है, जो फ्रूट फ्लाई होती है, फ्रूट फ्लाई में भी क्या होती है, कुछ जेनेटिक वेरिएशन पाई जाती है जो काफी मात्रा में होती है। तो उनको अध्ययन करने में क्या होती है, आसानी हो जाती है। या मान लो नए नए कैरेक्टर पर अध्ययन करने में आसानी हो जाती है। इनको क्या करते हैं, कम क्षमता वाले माइक्रोस्कोप, क्या अपना क्या जो सूक्ष्मदर्शी होता है, जो कम कैपेसिटी वाला माइक्रोस्कोप से भी आसानी से हम इसको देख सकते थे, इनमें जो वेरिएशन होती है। इतना क्लियर है। अब इसमें क्या है, इन्हें प्रयोगशाला में सरल कृत्रिम विधि, कृत्रिम का मतलब होता है आर्टिफिशियल माध्यम से उगा, क्या करते थे, कृत्रिम माध्यमों पर रखा जा सकता था। मतलब कहने का ये है, जो अपनी फ्रूट फ्लाई थी इनको आराम से हम प्रयोग में, लैब में ले जाएं, प्रयोगशाला या लैब में इनकी क्या कर सकते हैं, आर्टिफिशियल माध्यम से इनकी संख्या उत्पन्न करा सकते थे। मतलब इनमें निषेचन कराएंगे आर्टिफिशियल माध्यम से और इनकी संख्या उत्पन्न करा सकते थे, और ये आराम से किसी भी फल वगैरह पर करा सकते थे, रखा जा सकता था, और इन्हें फलों इत्यादि में आसानी से ग्रो या वृद्धि करा सकते थे। ये फ्रूट फ्लाई इनके नाम से ही पड़ा, क्योंकि ये मैक्सिमम क्या रहती है, फलों पर रहती है। इतना क्लियर है। इन विचार की विश्लेषणों का अनुपालन करते हुए टीएच मॉर्गन तथा उसके साथियों ने वंशागति का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत दिया था, क्रोमोसोमवाद का प्रयोगात्मक सिद्धांत दिया था। क्योंकि ये वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत तो किसने दे दिया था, अपने सटन और बोवेरी भैया ने। लेकिन जो इसको प्रयोग किया था, इसके प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट किया था, वो किसने किया था, टीएच मॉर्गन ने किया था और उसके साथियों ने किया था। इतना क्लियर है। तो ये जो कैरेक्टर थे, अपने जो अभी ऊपर कैरेक्टर पढ़े हैं, इन कैरेक्टर के आधार पर उन्होंने क्या किए थे, एक्सपेरिमेंट किए थे। तो इसमें हम आगे और बढ़ते हैं। इसमें क्या ये है, यहाँ पर ये हमारा क्या है, ये मेल वाला भाग है, और ये अपना क्या है, ये फीमेल फ्रूट फ्लाई है। यहाँ पर ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, आराम से आपको एनसीईआरटी बुक में मिल भी जाएगा। इतना क्लियर है। इन पर एक्सपेरिमेंट किए थे। अब एक्सपेरिमेंट कैसे किए थे और क्या किए थे, ये हम समझेंगे कब, अपना जब सहलग्नता पढ़ लेंगे और अपना कौन सा रिकॉम्बिनेशन, पुनर्संयोजन वगैरह भी पढ़ लेंगे। जब पुनर्संयोजन और सहलग्नता पढ़ लेंगे तब इनको समझने में आसानी होगी। तो अपने जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम किसको कवर करेंगे, अपने लिंकेज को और रिकॉम्बिनेशन, सहलग्नता और पुनर्संयोजन को कंप्लीट करेंगे उसमें। बस इसमें केवल इतना ही रहने देंगे, क्योंकि क्या होता है, वीडियो की लेक्चर बहुत लेंथ क्या होती है, बढ़ जाती है, तो आपको भी दिक्कत पड़ती है। आप एक बार में देखते हो तो फिर लास्ट का जो लेक्चर बचता है उसमें कॉन्सेप्ट आपकी क्लियर नहीं होते, फिर आप एक मूवी की तरह खत्म करने में लगे रहते हैं। इसलिए क्या करेंगे, अब हम हर टॉपिक बाय टॉपिक वीडियो बनाते जाएंगे, जिससे आपको भी आसानी होगी, आराम से करते भी जाएंगे। तो अब ये क्या है, अपने जो हर बार की तरह देते हैं कुछ क्वेश्चन है, तो उन क्वेश्चन को आप रीड कीजिए और इनके आंसर दीजिए कमेंट में। तो जो सबसे पहले क्वेश्चन था, मेंडल ने अपने कार्य किस वर्ष प्रकाशित किए थे। जो मेंडल ने अपने जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो किस सन में प्रकाशित किए थे, ये आपको बताना। इसके अलावा मेंडल के कार्यों की पुनः खोज किस वर्ष हुई थी। जो मेंडल को न्याय मिला था, वो न्याय से मतलब वही है कि उसके जो एक्सपेरिमेंट वो कर चुका था उनको पुनः किसने, मतलब किस सन में बताया था, किन वैज्ञानिकों ने बताया था। तो हो सकता है अगला क्वेश्चन यही है, मेंडल के कार्यों की पुनः खोज किन 3 वैज्ञानिकों ने की थी, ये बताना आपको। वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत किन वैज्ञानिकों ने दिया था। जो वंशागति का गुणसूत्री सिद्धांत था, सिद्धांत की बात कर रहे, केवल प्रायोगिक सत्यापन की बात नहीं कर रहे, केवल सिद्धांत किन वैज्ञानिकों ने किया था, ये आपको बताना है। और आनुवांशिकी का आधुनिक जनक, मॉडर्न जेनेटिक्स का फादर किसे कहा जाता है, ये आपको बताना। इसके अलावा टीएच मॉर्गन ने किस इंसेक्ट पर अपने प्रयोग किए थे, उस इंसेक्ट का आपको नाम बताना। दोनों नाम बता दिए, आप नॉर्मल नाम भी बता दीजिए और जो उसका एक्चुअल नाम है या साइंटिस्ट नाम है वो आप बता दीजिए। ये अपने क्या होते हैं, क्वेश्चन होते हैं। और ये जो अपना टॉपिक है गुणसूत्री सिद्धांत वाला, ये कंप्लीट होता। इसके बाद हम शुरू करेंगे कौन सा, अपना लिंकेज और पुनर्संयोजन, पुनर्संयोजन या कॉम्बिनेशन, सहलग्नता और पुनर्संयोजन, ये वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। और वहीं पर उसी वाले लेक्चर में क्या करेंगे, हम कोशिश करेंगे कि उसमें ही आपको एक्सपेरिमेंट पूरे बता दिए हैं कि जो अपने टीएच मॉर्गन और उनके साथियों ने ड्रोसोफिला या फ्रूट फ्लाई पर जो एक्सपेरिमेंट किए थे वो कैसे किए थे, वो उसी लेक्चर में क्या करेंगे, अपने कंप्लीट कर लेंगे। यहां पर हो सकता है ये वाला जो पार्ट था, इसमें हो सकता है आपको कुछ दिक्कत आई हो, मतलब एक बार में समझ में ना आया हो, तो इस वाले लेक्चर को आप थोड़ा आगे पीछे करके 2 बार सुन लीजिए, क्योंकि इसको समझने में बहुत दिक्कत भी पड़ती है, क्योंकि हल्का सा डिफरेंस है और ये हल्का सा डिफरेंस आपको बता दिया था। इसलिए आप इस वीडियो पे आराम से वापस जाइए
और थोड़ा सा रिवर्स करके दोबारा देखिए। अगर ये वाला आपका कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो आप समझ लीजिए कि आपको जेनेटिक्स समझ में आ रही है। इसलिए इस वाले टॉपिक पर बहुत ज्यादा टाइम दिया था, तो आराम से इस वाले टॉपिक को अच्छे से कंप्लीट कीजिए और अपना लेक्चर है इसको खत्म कीजिए। बाकी एक्सपी क्लासेस चैनल पर अपना प्यार बनाए रहिए और हाँ, आंसर जरूर कमेंट में कर दीजिए, क्योंकि आंसर करने से क्या रहता है, हमें थोड़ा ये लगता है कि बच्चे पढ़ रहे हैं, और जब आप आंसर करते हो तो थोड़ा हमें भी मोटिवेशन मिलता है। आपके कमेंट ही हमारे लिए मोटिवेशन होता है। बाकी हम तो आपको मोटिवेशन दे रहे हैं, बाकी पढ़ते रहिए, एक्सपी क्लासेस चैनल से जुड़ी रहिए। थैंक यू।